Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel The Komal Space, a platform which is going to boost your preparation for radiography related competitive exams. फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 3 है उस सीरीज़ का जिसमें हम कवर कर रहे थे इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर एम्स CRE 2025 एग्ज़ाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following term refers to inflammation of the bile ducts? यानी इन गिवन टर्म्स में से कौन सी टर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट्स. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी कोलेंजाइटिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. कोलेंजाइटिस रेफर करता है इन्फ्लामेशन इन द बाइल डक्ट. फ्रेंड्स, ये जो टर्म के पीछे आइटिस वर्ड जो एडेड रहता है टर्म के पीछे, आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रिमेनिंग ऑप्शंस के टर्म्स को भी देख लेते हैं कि वो किस चीज़ को डिफाइन कर रही है. तो ऑप्शन ए कॉलीलिथियसिस रिप्रेजेंट करती है स्टोन इन द गॉल ब्लैडर. कॉलीसिस्टाइटिस रिप्रेजेंट करती है इन्फ्लामेशन इन द गॉल ब्लैडर. यहाँ पे आइटिस आप देख सकते हैं किसको बता रहा है, इन्फ्लामेशन इन द गॉल ब्लैडर. और कॉलिडोकोलिथियसिस रिप्रेजेंट्स और डिफाइंस स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट. सो फ्रेंड्स, यहाँ बाइल डक्ट्स की इन्फ्लामेशन के लिए कोलेंजाइटिस बिल्कुल करेक्ट टर्म हो जाएगी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विच रेडियोग्राफिक प्रोसीजर इज स्पेसिफिकली यूज टू विजुअलाइज द बाइल डक्ट्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम थ्रू ए कैथेटर इंसर्टेड इनटू द कॉमन बाइल डक्ट ड्यूरिंग सर्जरी. यानी इसमें हमसे पूछा गया है कि जो नीचे गिवन ऑप्शंस में प्रोसीजर है उनमें से कौन सा प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी कैथेटर इंसर्टेड होता है और फिर बाद में उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाल के बाइल डक्ट्स को जो है एग्जामिन किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. क्योंकि फ्रेंड्स, टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर में ही ऐसा होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी सर्जन क्या करता है, पेशेंट की जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें टी शेप कैथेटर जो है इंट्रोड्यूस करता है, इंसर्ट करता है और फिर बाद में उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाल के विजुअलाइज किया जाता है. बाइल डक्ट्स को देखा जाता है कि भाई बाइल डक्ट्स की पेटेंसी सही तो है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई स्टोन तो प्रेजेंट नहीं है. और टी शेप का कैथेटर यूज़ होता है, इसीलिए इस प्रोसीजर का नाम क्या है, टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी. तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. रिमेनिंग ऑप्शंस हम देखें, ERCP नहीं होगा, इसके अंदर एंडोस्कोप से क्या करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, एंडोस्कोप रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रियाटोग्राफी. इसमें एंडोस्कोप यूज़ होता है, फिर कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाल के जो है स्कैन लिया जाता है. तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी MRCP, ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है तो ये भी गलत हो जाएगा. और परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलिंजियोग्राफी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट नीडल से पंचर किया जाता है स्किन को एंड देन बाइल डक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है. तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे. ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विच जनरेशन ऑफ CT स्कैनर uses a fan shaped X-ray beam and multiple detectors arranged in an arc allowing for fast image acquisition without moving the patient table for each slice. तो फ्रेंड्स, इसमें हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी CT की जनरेशन है जिसमें क्या यूज़ हो रही थी, फैन शेप की एक्सरे बीम यूज़ हो रही है और मल्टीपल डिटेक्टर्स कैसे अरेंज हो रखे हैं, एक आर्क के अंदर अरेंज हो रखे हैं और जिसमें पेशेंट की टेबल जो है वो मूव नहीं करती, ईच स्लाइस के लिए मूव नहीं करती. तो हमें पता है ये जो इन्होंने बताया है वो कौन सी जनरेशन को डिफाइन कर रहा है, थर्ड जनरेशन CT स्कैन को डिफाइन करता है. ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आपने जब CT की जनरेशन्स पढ़ी होंगी तब आपने पढ़ा होगा कि जो थर्ड जनरेशन CT स्कैन है वो क्या यूज़ करती है, एक फैन शेप्ड एक्सरे बीम यूज़ करती है और उसके मल्टीपल डिटेक्टर्स कैसे अरेंज होते हैं, आर्क के अंदर अरेंज होते हैं. सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The basic principle of CT scanning is based on which of the following? तो फ्रेंड्स, इसमें हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से जो है कौन CT स्कैनिंग के प्रिंसिपल को बता रहा है. सो ऑप्शन ए अटेन्यूएशन ऑफ एक्स रेज पासिंग थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़. तो ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि CT स्कैनिंग में हम यही यूज़ करते हैं कि जो एक्स रेज हो रही है, पास हो रही है डिफरेंट टिश्यूज़ से, हर टिश्यू में कितना अटेन्यूएट हो रही है. अटेन्यूएट मीन्स अब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी स्कैटर हो रही है, उसी के बेस पर हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. रिमेनिंग ऑप्शंस को देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम टिश्यू इंटरफेरेंस. तो ये चीज़ जो है किस में होती है, USG में होती है. ऑप्शन सी एमिशन ऑफ गामा रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स. तो ये
पेट स्कैन जो होता है उसमें ये चीज़ यूज़ होती है कि भाई गामा रेज जो ट्रेसर्स एमिट कर रहे हैं उससे इमेज बनना। फोर्थ ऑप्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। तो इसका सीटी स्कैन में कोई रोल नहीं है, ये तो बेसिकली लेंसेज के रिफ्रैक्शन को बता रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ reconstructing an image from multiple projections obtained at different angles in CT imaging। तो फ्रेंड्स यहाँ हमसे पूछा गया है कि इनमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वो मैथमेटिकल प्रोसेस है जो इमेज रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है मल्टीपल प्रोजेक्शंस को ऑब्टेन करके डिफरेंट एंगल से सीटी स्कैनिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है बैक प्रोजेक्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बैक प्रोजेक्शन जो है वो क्या है, एक इमेज रिकंस्ट्रक्शन मेथड है जो कि क्या यूज़ करता है, मैथमेटिकल प्रोसेस यूज़ करता है इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस हम देखें तो ऑप्शन बी जो है विंडोइंग, ये क्या करता है, इमेज का कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है विंडोइंग। ऑप्शन सी पिक्सल मैपिंग क्या करता है, इमेज मैट्रिक्स को पेशेंट की एनाटॉमी से रिलेट करता है, पिक्सल मैपिंग। ऑप्शन डी कॉन्वोल्यूशन क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि किस में यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन में। सो यहाँ इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़ होता है वो है ऑप्शन ए बैक प्रोजेक्शन या फिर फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन, जो कि आजकल यूज़ होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन रेडियोग्राफिक इमेजिंग ए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यानी हमसे पूछा गया है गिवन ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है उसे कौन सा ऑप्शन जो है एकदम बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो आफ्टर हैविंग ए लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन बी अ फ्रैक्चर वेयर द बोन बेंड्स एंड क्रैक्स ऑन वन साइड विदाउट ब्रेकिंग कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स ये क्लियरली किसे डिफाइन कर रहा है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर को। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी इमेज ड्रॉ करके अगर बताऊं तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो क्या होता है कि जो बोन होती है वो एक साइड से क्रैक होती है और बेंड हो जाती है, जबकि अदर साइड से कम्प्लीटली नहीं टूटती है, यानी विदाउट कम्प्लीटली ब्रेकिंग। कम्प्लीटली ब्रेक होने की जगह क्या हो जाती है, एक साइड से क्रैक होके बेंड हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। और ये जनरली किड्स में, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है क्योंकि उनकी बोन्स क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा कम्प्लीटली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल यूज्ड इन डोपलर अल्ट्रासाउंड। तो फ्रेंड्स इसमें से हमें ऑप्शंस को स्टडी करके ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन डोपलर अल्ट्रासाउंड को डिफाइन कर रहा है। सो लेट्स हैव ए लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, लॉ डिस्क्राइबिंग बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स एट टिश्यू बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट अकॉस्टिक इम्पिडेंस। तो ये ऑप्शन हमें ये बोल रहा है कि जो साउंड वेव्स है वो टिश्यू की बाउंड्रीज पर डिफरेंट अकॉस्टिक इम्पिडेंस के कारण बेंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लॉ जो है वो है स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ। और ये किसे डिफाइन करता है, रिफ्रैक्शन को डिफाइन करता है, डोपलर अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशंस एंड वाइस वर्सा। तो फ्रेंड्स ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और ये किस में देखने को मिलता है, ट्रांसड्यूसर की वर्किंग प्रिंसिपल में देखने को मिलता है। ट्रांसड्यूसर जो है इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस पे, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वापस मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड रिसीवर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है वो क्या है, डोपलर इफेक्ट है कि रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और रिसीवर की वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी होना साउंड वेव्स के अंदर। तो ये किसे बताता है, डोपलर अल्ट्रासाउंड को बताता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी से ही हम डोपलर अल्ट्रासाउंड से क्या देखते हैं, ब्लड फ्लो की वेलोसिटी को देख पाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डी, स्कैटरिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स बाय स्ट्रक्चर्स मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ। तो फ्रेंड्स ये किसे बता रहा है, रेलिक स्कैटरिंग को बता रहा है, जो कि अदर जो इमेजेस होती है यूएसजी के अंदर बनाने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को स्टडी करने के बाद ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि डोपलर अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
विच इज़ ए क्रिटिकल सेफ्टी प्रिकॉशन बिफोर MRI। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें ऑप्शंस को स्टडी करके ये बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन एक सेफ्टी प्रिकॉशन है MRI का। सो लेट्स हैव ए लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ensuring the subject is not in a fasting state to avoid hypoglycemic episodes during prolonged scan durations। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फास्टिंग स्टेट में नहीं होना ये कोई क्रिटिकल प्रिकॉशन नहीं है, MRI का सेफ्टी क्रिटिकल जो प्रिकॉशन है नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, वेरीफाइंग एब्सेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव इम्प्लांट्स that could experience displacement or functional impairment in high static magnetic fields। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्या कह रहा है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँ कि जो MRI मशीन होती है उसमें क्या होता है, एक हाई स्टेटिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि जो मैग्नेट से अफेक्ट होते हैं, या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव इम्प्लांट्स जो कि क्या होते हैं, मैग्नेट से अफेक्ट होते हैं, अगर ये पेशेंट की बॉडी में रहेंगे तो ये क्या हो सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो इनका जो है एब्सेंस हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ऐसा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव इम्प्लांट जो है वो पेशेंट की बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, कंफर्मिंग दैट द पेशेंट हैज़ रिसीव्ड prophylactic antiemetics to minimize motion artifacts from nausea induced movement। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि मोशन आर्टिफैक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए जो है अदर डिफरेंट जो है प्रोसीजर्स वो यूज़ होते हैं, ना कि एंटीमेटिक्स दिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, assessing renal clearance to prevent accumulation of iodinated contrast media in case of compromised excretory function। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का एक्यूमुलेशन जो है वो कैसे होगा MRI के अंदर, क्योंकि हम MRI के अंदर आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ ही नहीं लेते हैं, गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो यूज़ लेते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Moving to the next question, question number 9. In radiography, the line focus principle primarily allows the X-ray tube to, यानी हमें बताना है रेडियोग्राफी के अंदर लाइन फोकस प्रिंसिपल जो है वो प्राइमरीली क्या काम करता है। तो ऑप्शंस को हम देखें। ऑप्शन ए, प्रोड्यूसेस शार्पर इमेज बाय एडजस्टिंग द फोकल स्पॉट एंगल। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या करता है, हम एनोड को क्या करते हैं, एक एंगल पे जो है सेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव जो एक्चुअल फोकल स्पॉट तो होता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन इफेक्टिव फोकल स्पॉट को हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, शार्पर इमेज बनती है। तो लाइन फोकस प्रिंसिपल यही बताता है कि हम क्या करते हैं, एक शार्पर इमेज प्रोड्यूस करते हैं बाय एडजस्टिंग द फोकल स्पॉट एंगल। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, ऑप्शन बी, डिक्रीजेस पेशेंट डोज बाय फिल्टरिंग लो एनर्जी एक्सरेज। तो ये कम फिल्टर का होता है, लाइन फोकस प्रिंसिपल का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, इंक्रीजेस एक्सपोजर टाइम विदाउट ओवर हीटिंग। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, कोई जो एक्सपोजर टाइम को जो है ये नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन डी, इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट बाय चेंजिंग द एनोड मटीरियल। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम कोई भी जो है एनोड का मटीरियल यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है अगली नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द से जल्द लाने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन वाइटल साइंस इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ अर्ली हाइपोवोलेमिक शॉक इन ए ट्रॉमा पेशेंट। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जो कौन से वाइटल साइंस है उसका अर्ली जो साइन है वो शो करेंगे। तो फ्रेंड्स हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, ए सिग्निफिकेंट लॉस इन ब्लड और फ्लूइड, यानी ब्लड और फ्लूइड का सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है बॉडी के अंदर, और टिश्यू के लिए जो ब्लड परफ्यूजन होना था उसकी अमाउंट भी जो है वो इनएडिक्वेट हो चुकी है, सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है वो परफ्यूजन होके टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक।
तो अब कौन सा साइन जो है इसे क्लियरली डिफाइन कर रहा है? सो ऑप्शन बी, टेकीकार्डिया एंड नैरोइंग पल्स प्रेशर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट रेट जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। हार्ट रेट क्यों इंक्रीज़ हो रही है? ताकि जो ब्लड का सर्कुलेटिंग अमाउंट जो है, सर्कुलेटिंग ब्लड अमाउंट जो है उसे अचीव करने के लिए ब्लड जो है बहुत जल्दी फास्ट बीट कर रहा है। इस वजह से क्या हो रही है? हार्ट रेट बढ़ रही है, तो टेकीकार्डिया हो रहा है। और नैरोइंग पल्स प्रेशर क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो सिग्निफिकेंट उसका लॉस हो चुका है, वो अमाउंट के अंदर कम है, उस वजह से पल्स प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं फर्दर आगे नई वीडियोस बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।